गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग सकुशल होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे थे इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर जिसे हमने पिछले पीरियड में समाप्त किया था। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का कंटिन्यू तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख। मुद्रा आप लोग जानते हैं, पैसे, करेंसी, और क्रेडिट यानी साख मतलब उसकी क्रेडिट मतलब विश्वास। इसका पहला भाग आज हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द चैप्टर। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, ये तो हम लोग पहली क्लास से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मुद्रा के आधुनिक रूप। ठीक है, पहले कैसी मुद्रा आई थी और आज का वर्तमान मुद्रा के बारे में आप लोग पढ़ोगे। बैंकों में ऋण संबंधी गतिविधियां कैसी चलती है उनके बारे में, जो कर्ज हम लोग कहते हैं लोन, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और साख की दो विभिन्न स्थितियां, ठीक है, यानी कि जो क्रेडिट है, जो लोग ऋण लेते हैं, उसकी दो विपरीत स्थितियां, जो एक औपचारिक और एक अनौपचारिक के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा भारत में औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र में साख कैसे होता है, उसमें क्या अच्छाइयाँ और क्या खामियां हैं, इसको हम लोग देखेंगे। और लास्ट देखेंगे हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, निर्धनों में स्वयं सहायता समूह, जिसे आप लोग बचत गट कहते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। प्यारे बच्चों, मुद्रा का इस्तेमाल हम रोजाना जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसके बगैर किसी का काम नहीं चलता है। मुद्रा के जरिए वस्तु खरीदी और बेची जा रही है और मुद्रा के बदले सेवाएं भी प्रदान होती है। आपको कोई सेवा चाहिए तो पैसा देके आप लोग उन सेवाओं को ले सकते हैं। लेकिन कुछ मामले में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो, जैसे चेक सिस्टम आप लोग जानते हैं, या डीडी डिमांड ड्राफ्ट भी होता है। जिसके पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। प्यारे बच्चों, मुद्रा ये सबसे सबसे आसान विनिमय का माध्यम माना जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आती है। लेकिन भारत में पहले आप लोग जानते हैं, या विश्व में ही जहाँ से शुरुआत हुआ था, तो वस्तु विनिमय पद्धति से ये विनिमय का माध्यम था। वस्तुएं, एक वस्तुएं के बदले दूसरी वस्तुएं खरीदी करना। लेकिन वस्तु विनिमय पद्धति में कई सारे अड़चनें आती थी। तो ये वस्तु विनिमय व्यवस्था क्या है? तो जिस व्यवस्था में वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उसे वस्तु विनिमय व्यवस्था कहते हैं। इस वस्तु विनिमय के लिए आवश्यकता दोहरा संयोग होना आवश्यक है। अब यह आवश्यकता का दोहरा संयोग क्या है? वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, आवश्यकता दोहरा संयोग मतलब जैसे मुझे कुछ चीज़ बेचना है, जैसे मुझे गेहूं बेचना है और गेहूं के बदले मुझे कपड़े चाहिए। ध्यान से सुनिए, मेरे पास गेहूं है, मैं एक किसान हूं, मेरे पास गेहूं है, मैं गेहूं बेचने के लिए तैयार हूं और मुझे उसके बदले में कपड़े। ये वस्तु विनिमय पद्धति में बात कर रहे हैं हम लोग। तो मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा कि जिसके पास कपड़ा हो, और कपड़े वाले के पास जाऊंगा कि बेटा मुझे ये इतना गेहूं ले ले और बदले में एक कपड़ा दे दे। लेकिन उस समय कपड़े वाला भी तैयार होना चाहिए कि वो कपड़े के बदले में गेहूं लेने के लिए तैयार हो। अगर हो सकता है उसकी आवश्यकता दूसरी हो, नहीं मुझे कपड़े के बदले एक पशु चाहिए, या कपड़े के बदले मुझे जूते चाहिए, तो इन दोनों के बीच में, कपड़े वाले और मेरे बीच में, मतलब किसान के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होगा, वस्तु विनिमय नहीं हो सकता है। इसे कहते हैं आवश्यकता का दोहरा संयोग। मतलब दोनों की आवश्यकताएं होनी चाहिए एक दूसरे की। इसकी चीज उसके लिए जरूरी होनी चाहिए और उसकी चीज इसके लिए जरूरी होनी चाहिए, तभी उन दोनों के बीच में लेन देन हो सकती है, आदान प्रदान हो सकता है। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता है, इसे आवश्यकता का दोहरा संयोग कहते हैं। मतलब दोनों की उसकी आवश्यकताएं होनी चाहिए, तो ही उसमें विनिमय हो सकता है, या वस्तुओं का लेन देन या आदान प्रदान हो सकता है। ये तीन पिक्चर दिखाए गए हैं, देखिए प्यारे बच्चों। ये पहला व्यक्ति क्या कह रहा है, देखिए, आपके गेहूं के लिए मैं आपको जूते दूंगा। दूसरा क्या कह रहा है, मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है। देखिए, तो आपके गेहूं के लिए मैं आपको मतलब इसको गेहूं की जरूरत है, एक नंबर को।
और गेहूं किसके पास है? ये 2 नंबर वाले के पास। इसको हम लोग 3 नंबर देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ये जूता बना रहा है और इसको गेहूं की जरूरत है। गेहूं किसके पास है? इसके पास है। लेकिन गेहूं वाला क्या कह रहा है कि मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। ठीक है, और तीसरा व्यक्ति क्या कह रहा है? मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे इसको जूते चाहिए, तो ये जूते इसके पास। ठीक है, लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है। मतलब इसकी जरूरत क्या है? गेहूं की जरूरत है। तो ये गेहूं की पूरी करेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके पास मटके हैं। तो ये तीनों में ही ये आदान प्रदान नहीं हो सकता है। और इसीलिए जब तक दोनों के बीच में आवश्यकता का दोहरा संयोग नहीं होता है, तब तक उनके बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होता है। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। इसे आवश्यकता का दोहरा संयोग कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना आवश्यक है। लेकिन विनिमय का माध्यम अगर मुद्रा है तो क्या होगा देखिए। लेकिन जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, वहां मुद्रा मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देता है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों की आवश्यकताओं का जो दोहरा संयोग हो तभी मुद्रा का विनिमय हो सकता है। नहीं, मुद्रा अगर आपके पास है तो आप लोग कोई भी चीज किसी के पास में भी खरीदी कर सकते हैं। और मुद्रा आपके पास होने के कारण जो व्यक्ति वो वस्तुएं बेचने वाला है, उसे उस मुद्रा को स्वीकृत भी करना होता है, क्योंकि उसे कानूनी एक प्रकार से अधिकार या कानूनी मान्यता होती है। उसको हम लोग आगे देखेंगे। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करते इस विनिमय का माध्यम कहा जाता है। तो जैसे मुझे कपड़े चाहिए, मेरे पास पैसे हैं, मैं कपड़े की दुकान में जाऊंगा, पैसे दूंगा और इच्छा के अनुसार कपड़े लूंगा। इसके बीच में इस प्रकार से दुकानदार और मेरे बीच में जो लेन देन हुआ, जो वस्तुओं का आदान प्रदान, मतलब वस्तु जो मैंने ली, जो लेन देन हुआ, उसका माध्यम था मुद्रा। और इसीलिए मुद्रा को वस्तु विनिमय का माफ कीजिए विनिमय का माध्यम कहा जाता है और मध्यस्थता का काम करता है। मुद्रा के रूपों में समय के साथ बदल होते गए। सिक्के के चलन से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में प्रचलित थे। जैसे बहुत प्रारंभिक काल में भारत में अनाज और पशु के मुद्रा के रूप में उपयोग करते थे, वही वस्तु विनिमय पद्धति जिसको हमने कहा। उसके बाद में चांदी और तांबे जैसे धातुओं के सिक्के का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। उसके बाद में आधुनिक रूप में जो चलन है उसको हम लोग करेंसी कहते हैं। करेंसी कागज के नोट और सिक्के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, समय के साथ ये देखिए कैसे बदल हुआ है। तो ये प्रारंभिक हाथ सिक्के ये आहत करके बनाए जाते थे। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व ये सिक्के बनाए जाते थे ऐसे, जिसके ऊपर कोई पशु पक्षियों की वहाँ पर छवियाँ निकाली जाती थी। उसके बाद में ये गुप्तकालीन सिक्के देखिए, तुगलक के सिक्के तुगलनकालीन, और अकबरकालीन ये सोने की मोहर देखिए। और ये वर्तमान सिक्का जो है 1 रुपये का सिक्का है, और इसके साथ नोट तो आप लोग जानते ही हैं। तो आधुनिक करेंसी के बारे में हम लोग देखते हैं। आधुनिक मुद्रा के पहले जैसे सोना चांदी तांबे से बने नहीं होते हैं। तो आधुनिक मुद्रा जो है सोने चांदी बहुत भारी या महंगे धातुओं से नहीं बने होते हैं। फिर भी इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकारा जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे हम लोग। तो मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकारा जाता है? तो मुद्रा देश की सरकार द्वारा प्राधिकृत होती है, मतलब देश के सरकार द्वारा उसको अधिकृत रूप में मान्यता दी जाती है। भारत में रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी जारी करता है। इनके अलावा अन्य किसी को भी करेंसी जारी करने का कानूनन अधिकार नहीं है, इसलिए इसको स्वीकारा जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मुद्रा को कानूनी वैधता प्राप्त होती है और किसी भी सौदे में इसे मना नहीं किया जा सकता है। मतलब आप अगर कोई चीज़ ले रहे और आप उसको करेंसी दे रहे, तो वो जो अगला व्यक्ति है, जो बेचने वाला वस्तु, वो कभी भी उस करेंसी मैं नहीं लेता करके इसके लिए मना नहीं कर सकता है। वो कानूनी अपराध है। और इसीलिए कागज का नोट होते हुए भी, एक सामान्य धातुओं का सिक्का होते हुए भी वो विनिमय का माध्यम बनता है, क्योंकि उसमें कानूनी वैधता प्राप्त है। सरकार द्वारा इसको
स्वीकृत करके उसको मान्यता दी जाती है और केवल एक ही संस्था है जो इसे जारी करती है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसीलिए देश में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की यानी कि जो करेंसी है वर्तमान, जो हम लोग रुपया कहते हैं, उस रुपये को वो मना नहीं कर सकता है। बैंकों में निक्षेप हम देखेंगे अभी। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेपों के रूप में, मतलब जमा, निक्षेप मतलब क्या, जमा। लोग जो अपना जो पैसा है, अतिरिक्त पैसा सामान्यतः वो बैंकों में जमा करते ताकि वो सुरक्षित रहे और बैंक उसमें इंटरेस्ट भी देता है। तो लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेपों के रूप में रखते हैं। लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है, उतने अपने पास रखते हैं और बाकी वो अपना नगद जो है, अतिरिक्त नगद जो है, बैंक में अपना खाता खोलकर, अकाउंट खोलकर वहाँ रखते हैं। बैंक लोगों से नगद जमा स्वीकार करती है और उस पर सूद भी देती है, यानी कि ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है। इस तरह लोगों को धन बैंक के पास सुरक्षित भी रहता है और उन्हें सूद भी मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है। लोगों को आवश्यकता के अनुसार अपने खाते से धन निकालने की सुविधा होती है। बैंक खाते में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है। मांग के जरिए मतलब आपको जब जरूरत होती है वहां जाइए, विड्रॉल भरिए, या आपके पास चेक है तो चेक भरिए और अपना जितना आपको पैसा चाहिए, धन चाहिए, उतना आप लोग निकाल सकते हैं। इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। तो मांग जमा यानी क्या है, तो बैंक के पास वो लोगों का जो धन जमा होता है, जो सामान्यतः लोग निकालने का काम करते हैं, उसे हम लोग मांग जमा कहते हैं। नगद की बजाय चेक से भी भुगतान किया जाता है, आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों। तो आजकल चेक सुविधा है, जरूरी नहीं है कि कैश ही आप लोग दे। चेक की भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। और चेक ऐसा कागज होता है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। मतलब जैसे मेरे पास चेक है, मुझे अगर किसी को चेक देना है, मतलब 1000 रुपये देना है, तो मैं उसको नगद न देकर उस चेक पर उसका नाम लिखूंगा और 10,000 रुपये अमाउंट लिखाऊंगा और उसको दूंगा। वो अपने बैंक में जाकर उसको जमा कर देगा और बाद में मेरे अकाउंट से वो 10,000 रुपये उसके अकाउंट में जमा होगा। सीधा बाय हैंड भी चेक वो ले जा सकता है अगर डायरेक्ट पे है तो, अगर वो चेक क्रॉस नहीं है तो चेक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम से किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम को भुगतान करने का आदेश देता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये चेक है जिसमें नाम लिखा गया है प्रेम कुमार, ठीक है। अमाउंट दिए 57,000, ये उसका नाम है और इंग्लिश में ये अमाउंट है वर्ड्स में। और ये देखिए अकाउंट पे ही, ऐसे अगर अकाउंट पे भी नहीं लिखते लेकिन ऐसा 2 लाइन क्रॉस करते, इट मीन्स होता है अकाउंट पे ही, मतलब ये चेक केवल अकाउंट पे ही जमा हो सकता है, डायरेक्ट कैश काउंटर से नहीं मिलता। अगर यहाँ अकाउंट पे नहीं लिखते या कोई 2 लाइन क्रॉस नहीं होती है तो सीधा आप बैंक के काउंटर से पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर नीचे ये चेक नंबर होता है जो सामान्यतः हमें लिखना होता है, और ये बैंक द्वारा प्रयुक्त कोड। अभी वर्तमान जो चेक है इसमें और माइकर जो नंबर है वो भी आता है, आईएफएससी कोड भी उसमें आता है, और ये अकाउंट होल्डर का जो नंबर होता है जिसके खाते से ये पैसा जा रहा है प्रेम कुमार को। ओके, तो इस प्रकार से ये चेक होता है जो आप लोग देखते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था में चेक को भी मुद्रा समझा जाता है। ये मुद्रा ही है क्योंकि चेक में जो अमाउंट होता है वो अमाउंट उतनी आपको मिल जाती है, इसलिए उसको मुद्रा ही समझा जाता है। वर्तमान समय में एटीएम तथा ऑनलाइन जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। अभी वर्तमान समय में चेक के अलावा हम लोग अभी एटीएम में सीधा जाते, एटीएम से पैसा निकलते, या ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, बहुत सारे ऐप्स निकले हैं बैंक के, उसके द्वारा भी हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं, या आप लोग मार्केटिंग भी कर सकते हो। बैंकों में ऋण संबंधी गतिविधियां कैसे चलती है देखिए। बैंक जो राशि या धन लोगों के से जमा के रूप में स्वीकार करती है, उस जमा का एक छोटा सा हिस्सा वो अपने पास जमा के रूप में रखती है, जो दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रखते हैं, जो लोग बैंक से पैसे निकालते हैं उसके लिए। तो रिजर्व बैंक के अनुसार लगभग ये 15% हिस्सा, मतलब जितने लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं उस कुल अमाउंट का 15% हिस्सा दैनंदिन व्यवहार के लिए बैंक अपने पास जमा रखती है और बाकी पैसा वो कर्जे के रूप में बांटती है।
इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावनाओं को देखते हुए ये प्रावधान किया गया। मतलब मिनिमम 15% हर बैंक को अपने पास नगद जमा रखनी ही होती है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करती है। तो इस प्रकार से और ये ऋण से ही जो भी इंटरेस्ट उनको मिलता है, भारी भरकम इसके ऊपर ब्याज होता है और इसके कारण ही फिर बैंक को इनकम होता है और उसी इनकम से बैंक अपना सारा खर्चा पूरा करती है। बैंक जनता से जो धन जमा करती है उसका क्या करती है, देखिए। तो बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नगद के रूप में रखती है, जैसे 15%, और आजकल बैंक कुल जमा का 15% हिस्सा नगद के रूप में रखती है, जो दैनंदिन व्यवहार के लिए आवश्यक है। बैंक जमा का एक बहुत बड़ा भाग ऋण के लिए इस्तेमाल, मतलब लोगों को कर्जा देते हैं। अब लोग जानते हैं विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग है। बैंक ऋण पर ब्याज लेती है और बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है एवं जिन्हें ऋण चाहिए उनके बीच मध्यस्थता की काम करती है। मतलब अतिरिक्त पैसा जो लोग बैंक में जमा करते हैं उनका पैसा किसको देना है, कर्ज वालों को देना है, और उन दोनों के बीच में लेन देन का व्यवहार यानी कि मिडल का जो काम करती है वो कौन है, मीडिएटर का काम जो करती है वो बैंक करती है। बैंक जमाकर्ता को जो ब्याज देती है उससे अधिक ब्याज ऋण से लेती है। सामान्यतः जो हमारे जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उसके ऊपर लगभग 4% इंटरेस्ट, 3.5-4% इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जो ऋण है वो ऋण अलग अलग इसके लिए, जैसे पर्सनल लोन है तो 13%, 14%, ठीक है। उसके बाद में व्हीकल लोन है तो 9%, 9 पॉइंट समथिंग, या होम लोन है तो लगभग 8.25-9 या 8.5, इस प्रकार से वो वेरिएबल होता रहता है, बदलता रहता है, अलग अलग उसके इंटरेस्ट रेट होते हैं। तो ये जो जमाकर्ताओं को जो इंटरेस्ट देता है उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट इधर लेते हैं ये, और इसीलिए कर्जदारों से लिया गया ब्याज और जमाकर्ताओं को दिया ब्याज में जो अंतर होता है उसे बैंक आय कहते हैं। वेरी सिंपल, जैसे बैंक जमाकर्ताओं को 4% देती है और कर्जदारों को ऋण के रूप में ब्याज कितना लेती है, मान लेते हैं हम लोग 9 रुपये, तो दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया है, 5 हो गया। तो 5 रुपये जो होगा, 1 रुपये पकड़ लेते हैं हम लोग उसको, या 5% के उसको रुपये कन्वर्ट कर देते हैं, तो 5 रुपये जो है ये बैंक की आय होगी। और इस 5 रुपये में बैंक के सारे गतिविधियां, वेतन से लेकर प्रशासनिक खर्चा चलता है। साख की दोष विभिन्न स्थितियां, साख मतलब यहाँ पर विश्वास यानी कि कर्जा, ऋण। तो यहाँ पर एक कहानी है जो आपके किताब में दी गई है, सलीम की कहानी। इसको एक कंपनी से ऑर्डर मिलता है जूते बनाने का, फिर वो कैसे कच्चा माल लेने के लिए किस प्रकार से एडवांस लेता है, किस प्रकार से बैंक से कर्जा लेता है और उसको वो पूरा करता है, जिसके कारण उसको भारी मात्रा में लाभ होता है। दूसरी ये बेचारी स्वप्ना है जो मूंगफली की फसल उगाने के लिए साहूकार से ऋण लेती है, जिसकी ब्याज दर बहुत अधिक है, और हालांकि कीटनाशकों के हमले के कारण फसल बर्बाद हो जाती है, ठीक है। दवाइयों का छिड़काव करते हैं उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, और साहूकार का कर्जा लौटाने में वो असफल रह जाती है और साल के अंदर कर्ज बड़ी रकम में बन जाता है। अगले साल स्वप्ना दोबारा खेती करती है, लेकिन दोबारा भी इतनी कोई कमाई नहीं होती है और बेचारी ये स्वप्ना कर्जे में ही डूब जाती है, और आखिरकार कर्जा देने के लिए उनके अपने ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। ये कहानी है। तो देखिए सलीम के मामले में क्या हुआ। सलीम एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमि, देखिए ऋण 2 लोगों के ऊपर कैसे प्रभाव कर रहा है। सलीम ने जो ऋण लिया उसके ऊपर सलीम पर सकारात्मक भूमिका अदा कर रहा है ये ऋण, जिससे सलीम अपना उत्पादन समय पर पूरा करने में सफल हुआ और अपनी आय बढ़ा भी सका। मतलब इसके लिए फायदेमंद साबित हुआ ऋण। लेकिन सपना के लिए ऋण एक नकारात्मक साबित हुआ। ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल दे रहा है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है, और इस प्रकार ऋण उपयोगी होगा या नहीं यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर होता है। आपने देखा सलीम ने ऋण लिया, उसको फायदा हुआ, सपना ने लिया लेकिन उसको कष्टदायक हो गया, आखिरकार उसको अपने जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा। तो इसीलिए जो ऋण होता है वो परिस्थिति और वहाँ खतरा या हानि, अगर मान लेते हैं ऋण लेने के बाद में कोई खतरा आ गया तो डेफिनेटली नुकसान होगा और डेफिनेटली उसका ऋण बढ़ जाएगा, और अगर लाभ होता है तो वो ऋण का अदायगी करेगा, मतलब ऋण देगा अपना, और वो ऋण से मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 प्रभाव होते हैं ऋण के। अब ऋण की शर्तें क्या होती है देखिए।
तो प्रामुख्या ने ऋण की पहली शर्त होती है ब्याज दर। अभी मैंने जैसे कहा कि सामान्यतः अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ब्याज दर निश्चित होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा व्हीकल लोन के लिए अलग ब्याज दर निश्चित होता है, वो बैंक द्वारा समय समय पे आरबीआई जैसे निर्देशित करती है, उस प्रकार से उसको के वर्तमान समय में सामान्यतः हमारी जो जमा रकम है उसके ऊपर 4% ब्याज हमें देती है। लेकिन हम ऋण की यहाँ बात कर रहे हैं तो व्हीकल लोन पे सामान्यतः 9-9.25% वो इंटरेस्ट लेती है बैंक। और अगर पर्सनल लोन है तो 11-12 अलग अलग बैंकों का, कहीं 13%, कहीं 14% भी पाया जाता है पर्सनल लोन, जो तुरंत आपको मिलता है। सामान्यतः ये सर्विस वालों को ज़्यादा दिया जाता है। और एक जो होता है होम लोन कि घर बनाने के लिए, तो इसमें बहुत थोड़ा सबसे कम अगर इंटरेस्ट रहता है तो इसी के ऊपर होता है, और ये लगभग 8.5 के आस में 8.25 के आसपास होता है। थोड़ा 0.5 वो आगे पीछे होते रहता है। तो इस प्रकार से ये ऋण की शर्ती है। तो ब्याज दर, तो जिसके सबसे पहले निश्चित किया जाता है ब्याज दर, तो उस समय जो भी ब्याज दर होगा उस ब्याज दर पर किसी भी व्यक्ति को ऋण लेना होता है। समर्थक ऋणाधार, ठीक है, समर्थक ऋणाधार मतलब जिसे हम लोग कहते हैं ना गारंटर कहते हैं। तो गारंटर होना चाहिए, बैंक गारंटर मांगती है। गिरवी रखने वाले साधन जैसे भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, ठीक है, ये बैंक के पास में साख के रूप में रखा जाता है। क्योंकि समर्थक ऋणाधार का मतलब होता है कि जो भी ऋण दाता है, या माफ कीजिए, जो कर्ज लेने वाला व्यक्ति है, वो कर्ज लेने वाले व्यक्ति अगर कल जाके वो ऋण देने में असफल रहा, तो फिर बैंक ऐसे पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगी। और इसीलिए साख के रूप में उनके तरफ से कुछ चीज़ें गिरवी रखी जाती है, बैंक के पास वो जमा रहती है। और अगर ऋणदाता जो है वो कर्जा देने में, ऋण देने में, लौटाने में अगर असफल रहा, तो फिर इन जमीन को वो बेच के, ठीक है, वो अपना ऋण ले लेते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी विजय माल्या के कितने सारे बैंक के उन्होंने, ठीक है, करोड़ों रुपए उन्होंने नहीं अदा किए, तो विजय माल्या की जो सारी प्रॉपर्टीज़ है उसको सील की गई है और उसको अभी गवर्नमेंट बेचेगी और जो पैसा है उन बैंकों को देगी। उसको कहते हैं समर्थक ऋणाधार, एक प्रकार अपनी भाषा में गारंटर। आवश्यक कागजात, वेरी सिंपल। तो ऋण लेने के लिए प्यारे बच्चों बैंकों में कुछ कागजातों की आवश्यकता होती है, उन कागजातों की पूर्ति हमें करनी होती है। और लास्ट होता है भुगतान का तरीका। उस ऋण के टर्म एंड कंडीशन में होता है कि भुगतान कैसे करोगे आप लोग, क्या मंथली करोगे, उसका कितना ईएमआई रहेगा, या हाफ ईयरली करोगे या ईयरली करोगे। सामान्यतः ये मंथली होता है और वो पूरा निश्चित किया जाता है, उसको कहते हैं भुगतान का तरीका। तो इस प्रकार के ये श्यामल, अरुण, रमा इन और सहकारी समितियों द्वारा लिए गए ऋण भी है। इन चारों का अगर हम लोग विश्लेषण देखते हैं तो आप लोग उस स्टोरी को बाद में आप लोग पढ़ लेना। श्यामल क्या कहते हैं? श्यामल एक छोटी किसान है जो पहले महाजन से और बाद में व्यापारी से ऋण लेता है। तो पहले महाजन से लेता है तो 5% होता है, बाद में ये व्यापारी से ऋण लेती है, जिसमें श्यामल का कोई लाभ नहीं होता लेकिन व्यापारी को भारी मुनाफा होता है। इसमें क्या होता है, वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, जब श्यामल व्यापारी से ऋण लेता है तो व्यापारी 3% से ऋण तो देता ही है, लेकिन एक टर्म कंडीशन उसके सामने रखता है कि जब भी आपकी फसल निकलेगी वो मुझे ही लाकर देगी, यानी कि बेचेगी। और ये किसको देना है? फसल निकलते ही तुरंत किसको जाता है? व्यापारियों को जाता है। और जब फसल निकलती है तो सामान्यतः कीमतें कम होती है, और ऊपर से वो व्यापारी क्या होता है कि उसकी और दाम कम लगाता है, क्योंकि उसको पता है अगले साल के लिए कर्जा वो मुझसे ही लेगी, दूसरा तो कोई देगा नहीं, और इसीलिए उसी से कर्जा लेना है। इसीलिए किसान भी उससे कोई ज़्यादा मतलब बातचीत नहीं करते हैं या तोलमोल नहीं करते हैं, और परिणाम स्वरूप इसमें केवल व्यापारियों को इंटरेस्ट भी मिल रहा है, वो कम दामों में फसल भी मिल रही है, और इसलिए सारा मुनाफा उसी को जा रहा है, श्यामल को कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। इस प्रकार से ये व्यापारी से कर्जा लेने वाली श्यामल की स्थिति है। अब अरुण की स्थिति देखिए, ये मध्यम वर्गीय किसान है जिसके पास 7 एकड़ भूमि है, जो बैंक से सस्ता ऋण लेता है। ये बैंक से ऋण ले रहा है और उसे काफ़ी फायदा होता है, साथ साथ उसे बैंक से दोबारा ऋण भी, क्योंकि जब अरुण के पास में भारी मात्रा में फसल आती है तब वो तुरंत नहीं बेचता है। उसके लिए वो क्या करता है, सरकार द्वारा गोडाउन होते हैं वहाँ वो जमा करता है और उसका किराया होता है, उसके लिए भी वो बैंक के पास में अप्लाई करता है और कहता है कि मेरे पास इतना इतना ये अनाज है, मैंने वहाँ सुरक्षित रखा है, जब भाव बढ़ जाएंगे तब मैं इसको बेचूंगा। उसके लिए भी लोन वो सैंक्शन करते हैं। इस प्रकार से 2 बार उस अरुण को
लोन दिया जाता है और इस प्रकार से अरुण को काफ़ी लाभ होता है। रमा एक कृषि मजदूर है ये, जो इलाज के लिए सोनपुर मध्यवर्गीय भूस्वामी मतलब एक ऐसा बड़ा किसान है जिसके यहाँ ये रमा हमेशा काम करती है, क्योंकि उसी से वो लोग कर्जा लेते हैं और अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और वो कर्जे में डूबे होते हैं, इसलिए वो दूसरे जगह पर ज़्यादा मजदूरी मिलने पर भी नहीं जा सकते हैं और वर्ष भर उन्हीं मालिक के पास में वो काम करते हैं। ऐसे ये रमा है, जिसका भुगतान करना रमा के लिए काफ़ी मुश्किल है और जीवन भर कर्जे में डूबी होती है। ये कर्जा इतना बढ़ गया है उसका कि 5,000 रुपये हो गए। परिणाम स्वरूप मालिक भी इसको अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता इनके साथ, लेकिन इनकी मजबूरी है, क्योंकि इन्हें जब भी कोई बीमार होता है, उत्सव है या कुछ भी होता है, तो पैसा उधार जो है मालिक से लेना है और उसका कर्जा चुकाते रहना है। पूरी ज़िंदगी बीत जाती है लेकिन कर्जा उनका नहीं चुकता है। ऐसी स्थिति भारत में कई जगह पर है। तो सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी है और वहाँ ना बैंक है ना कुछ है, और इसीलिए वहाँ से वो दूसरा साधन भी नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग यही रुकते हैं। कल हम लोग देखेंगे एक नए टॉपिक के साथ। मुद्रा एक विनिमय माध्यम क्यों है, वस्तु विनिमय व्यवस्था और मुद्रा व्यवस्था में अंतर क्या है, मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकारा जाता है, और समय के अनुसार मुद्रा में आए बदलाव की चर्चा करना है। बैंक जनता से जो जमा करती है उसका क्या करती है, चेक पर एक नोट लिखना है, ऋण की प्रमुख शर्तें क्या होती हैं, सहकारी समितियों के ऋण व्यवस्था पर एक नोट लिखो। तो सहकारी समितियों का, ये सहकारी समिति होती है प्यारे बच्चों, बैंक के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते ऋण को एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां होती है। ये सरकार द्वारा स्थापित होते हैं और ये लोगों को कम दामों में ब्याज देती है, माफ कीजिए ऋण देती है, जैसे किसान, बुनकर, औद्योगिक मजदूर। ये सहकारी समिति कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नज़दीक एक गांव में काम करती है। इसके 2300 किसान सदस्य है। यह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है और इस जमा पूंजी को ऋणाधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया है। इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है और यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जाता है। तो ये हर तालुका स्तर पर ऐसे सोसाइटीज़ बने हुए हैं, जिसमें सामान्यतः थोड़े शेयर्स जो होते हैं किसानों के होते हैं, और वो वही फिर शेयर जो होते हैं वो किसानों को ऋण के रूप में दिया जाता है। और जो भी मामूली इंटरेस्ट होता है, अगर वो मार्च के अंदर अगर उसको ये करते हैं तो कभी कभी उसमें 2% से भी कम ब्याज दर लगाया जाता है। अगर मार्च के बाद करते हैं, ज़्यादा बात करते हैं, तो 4% ब्याज दर होता है। बहुत किसानों के लिए फ़ायदेमंद या छोटे लघु उद्योगों के लिए फ़ायदेमंद ऐसे होता है। कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती, कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है। तो इस प्रकार से इसका ये महत्व है। तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं प्यारे बच्चों। कल मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।